हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो एचटेट 2020 2019 हम डिस्कस कर चुके हैं। एचटेट 2018 का भी आपने पार्ट 1 देख लिया होगा। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री 2018 पार्ट नंबर 2। जो लास्ट के 30 क्वेश्चन रहते हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए भाई, जैम कैम पे आप सभी का स्वागत है। एचटेट 2018 का जो पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 2 है। एक पार्ट नंबर 1 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, वो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा। इसमें हम डिस्कस करेंगे 121 से लेके 150 क्वेश्चंस। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप किसी भी पीजीटी केमिस्ट्री एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है कि वो एचटेट हो, डी ट्रिपल एस बी, केवीएस, एनवीएस या किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का, किसी भी स्टेट का पीजीटी केमिस्ट्री का एंट्रेंस, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप पे पूरा एक कोर्स अवेलेबल है जिसमें आपको कंप्लीट सिलेबस के वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मिल जाएगा एंड टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पढ़ रहे आईआईटी जैम केमिस्ट्री ऐप एंड इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। जो बच्चे स्पेशली एचटेट 2021 को टारगेट कर रहे हैं तो उनके लिए हमने एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 35 टेस्ट है, 30 चैप्टर वाइज टेस्ट है एंड 5 फुल लेंथ टेस्ट है। इसका जो प्राइस है वो सिर्फ 999 रुपीज है। 1000 क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाले हैं, तो इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। पक्का ही आपके नंबर पॉजिटिव होंगे अगर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हैं। काफी एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन इसमें डाले गए हैं। चलिए भाई, अब हम शुरुआत करते हैं हमारे आज के सेशन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? विच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्जेंट इज यूज्ड इन हेयर कंडीशनर? इनमें से कौन सा डिटर्जेंट हेयर कंडीशनर के तौर पे यूज किया जाता है? तो देखिए भाई, अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूं, सोडियम डो डिकाइल बेंजीन सल्फोनेट, तो ये बेसिकली आपका टूथपेस्ट के अंदर यूज किया जाता है भाई, है ना। ये आपका टूथपेस्ट के अंदर यूज किया जाता है, तो ये आंसर होने वाला नहीं है। इन दोनों का कोई स्पेसिफिकली ज्यादा यूज होता नहीं है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1, है ना, ऑप्शन नंबर 1 सेटाइल ट्राइमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ये बेसिकली एक कटाइनिक डिटर्जेंट होता है भाई। इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा एक कैटाइनिक डिटर्जेंट होता है और इसी का यूज किया जाता है हेयर कंडीशनर के तौर पे। हेयर कंडीशनर के तौर पे इसी डिटर्जेंट का यूज किया जाता है। तो देखिए भाई, इंफॉर्मेशन डाटा मतलब है, याद रखने वाली बातें हैं, याद रखना पड़ेगा, उसी से आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते थे। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए भाई, ये भी आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस से आप इसको रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है कारियूस, है ना, कारियूस मेथड इज यूज्ड फॉर द एस्टिमेशन ऑफ विच एलिमेंट। देखिए भाई, बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास, तो ये वाला जो मेथड है कारियूस, ये किसके लिए यूज किया जाता है बेसिकली? तो ये हैलोजेंस के लिए यूज किया जाता है भाई। हैलोजेंस का एस्टिमेशन के लिए, हैलोजन का पता करने के लिए, हैलोजन के मापने के लिए बेसिकली हम इसका यूज करते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर। इसमें भी कुछ समझाने का नहीं है, जो भी टॉपिक समझाने का आएगा मैं डिटेल में उसको एक्सप्लेन करूंगा। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस, देखिए भाई, ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रिलेट कीजिएगा, रिएक्शन मैकेनिज्म से। द स्टेपवाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर रिलेटेड टू। तो देखिए, ये जो बीटा 4 आपको दिख रहा है, दिस इज, इसको हम बोलते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। इसे क्या बोलते हैं? ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और ये जो K1 दिख रहा है, K2 दिख रहा है, K3 दिख रहा है, K4, दिस इज स्टेप वाइज, जो है स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो ये देखा जाता है, सेकंड इसका करेक्ट आंसर आएगा कि इन सभी की भाई जो भी स्टेप वाइज, जो भी आपका स्टेप वाइज रेट कांस्टेंट होते हैं, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट होते हैं, उन सभी का आपस में मल्टीप्लीकेशन करना होता है, उन सभी की आपस में मल्टीप्लाई करनी होती है, तब जाके हमारे पास यहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट आ जाता है। तो ये भी मैं फिर से कहूंगा, याद रखने वाला है, समझाने का कुछ इसमें ज्यादा आपको मिलेगा नहीं। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट्स। यस, दिस इज रिलेटेड टू आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर। आइसोओक्टेन, है ना, आइसोओक्टेन, बताओ भाई आइसोओक्टेन का आईयूपीएससी नेम क्या होगा? देखिए भाई, अगर हम बात करें आइसोओक्टेन की, जैसे अगर मैं बात करूं पेंटेन की,
तो ये हमारा क्या होता था 1 2 3 4 5, इसको हम एन पेंटेन बोलते थे। इसी प्रकार अगर आप यहां पे हमने किया था तो इसको हमने आइसोपेंटेन बोल दिया था। इसी प्रकार अगर आप बात करेंगे यहाँ पे ऑक्टेट की, तो आइसो ऑक्टेन की बात करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8, दिस इज एन ऑक्टेन। अब अगर आइसो की बात करोगे तो क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल यहां पे लगा दीजिए और 1 मिथाइल यहां पे लगा दीजिए। तो ये जो बनेगा इसी को बोला जाता है आपका आइसोओक्टेन, इसी को आइसोओक्टेन। तो इसका नाम क्या बन जाएगा भाई, देखिए यहां से 1 2 3 4 5, तो पेंटेन और 2 और 3 पे, कहां पे 2 पे, तो यहाँ पे 2 पे 2 मिथाइल लगे हुए हैं, एक ये रहा और एक 4 पे। तो इसका जो बन जाएगा भाई नाम, वो क्या बन जाएगा आपका 3 2 2 4। देखो ये 2 पे 2 मिथाइल एंड एक 4 पे मिथाइल, तो इसे बोलेंगे 2 2 4 ट्राई मिथाइल पेंटेन, ट्राई मिथाइल पेंटेन। तो ये बेसिकली आपका आइसोओक्टेन होता है। थर्ड इज द करेक्ट आंसर, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यस, दिस इज रिलेटेड टू पीसीआर, पेरीसाइक्लिक रिएक्शन का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन का क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, ये देखते हैं। द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस देखिए 2 बार ट्रांस लिखे हुए, 2,4 हेक्साडाइईन क्या देगा। वैसे तो भाई आप सभी को अगर आप बात करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बनेगा, ट्रांस वाला अगर आप बना के देखेंगे तो कुछ इस तरीके का बनेगा। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे लगा दिया भाई, आपने ट्रांस बनानी है, ट्रांस पोजिशन। तो मान लो भाई आपने यहाँ पे एक CH3 यहाँ पे लगा रखा है, इसी प्रकार यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होगा और एक ट्रांस आपने ये लगा रखा है। तो ये कुछ इस प्रकार का रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आपने थर्मल जो है साइक्लाइजेशन यानी कि हीट की प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवानी है। तो बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइए कि क्या प्रोडक्ट बनेगा। देखिए इसी को मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं मेरे तरीके में कि ये कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे, एक डबल बॉन्ड यहाँ पे। अगर ये ट्रांस है तो इसको ऊपर CH3 दिखा दो एंड इसको नीचे CH3 दिखा दो, इसकी रिएक्शन कीजिए। अब ये इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन हो गया सिंपली। तो अब इसके बाद वाला स्टेप क्या होता है, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है यहाँ पे, इस बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है यहाँ पे। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे पक्का ही क्या प्रोडक्ट मिलेगा भाई, देखो एक तो रिंग बन जाएगी 4 मेंबर की डबल बॉन्ड। उसके बाद इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री क्या होगी वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखिए ये जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट है। तो जो भी बच्चे जिन्होंने पेरीसाइक्लिक पढ़ी होगी काफी अच्छे तरीके से, उनको एक ट्रिक पढ़ाई जाती है ODC। क्या ट्रिक पढ़ाई जाती है भाई, ODC। यहाँ पे O का मतलब होता है जो भी ये जो सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं ये एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये बात हो गई भाई। दूसरी अगर आप यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे D का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आपका सिस्टम 4n है तो 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है। देखिए भाई 2 रोटेशन होती है, एक कौन रोटेटरी एंड दूसरा डिसरोटेटरी। तो 4n सिस्टम हीट की प्रेजेंस में, थर्मल की प्रेजेंस में कौन रोटेटरी होता है। तो यहाँ पे हीट, थर्मल ही बोला, हीट दे रखी है। 4n कैसे पता लगा, 2 डबल बॉन्ड इसलिए 4n सिस्टम हो गया, हीट रहा तो ये कौन रोटेटरी होगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे कौन। तो ये पढ़ाया जाता है आपको, या तो ये तीनों मैच करेंगे या फिर कोई एक मैच करेगा, 2 कभी भी मैच नहीं कर सकते। तो यहाँ पे C, तो दूसरा यहाँ पे C की जगह क्या आएगा, ट्रांस, क्योंकि एक इक्वल हो सकता है या तीनों इक्वल हो सकते हैं, 2 इक्वल नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, ट्रांस। इसका मतलब क्या होगा कि जो ये सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे लगे होंगे ना, ये जो CH3 और CH3, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे, ये एक दूसरे के ट्रांस पोजीशन पे होंगे। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाना चाहिए था। ओनली ट्रांस 3,4 डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, बिल्कुल सही है भाई। देखो अगर आप नेमिंग पे जाएंगे यहां से तो 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4, तो ये देख लो ओनली ट्रांस 3 पे ट्रांस 4 के ऊपर आपका डाई 3,4 डाई मिथाइल। देखो यहां से नेमिंग करो 1 2 3 4, ऐसे करना पड़ेगा। 3 और 4 पे आपको क्या नजर आ रहा है, ट्रांस पोजीशन पे है 2 डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर A आ जाएगा। तो भाई ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन में सबसे पहले रिएक्शन होती है इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन, तो उसका ये क्वेश्चन था। सबसे पहले आपने जो ट्रांस गिवन था इस तरीके से लिखा, इसके बाद इसका इलेक्ट्रोसाइक्लाइजेशन करवाया, विद द हेल्प ऑफ ODC ट्रिक आपने इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री को भी डिफाइन किया।
तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आइए समझेंगे उसको भी। ये रहा, तो देखिए भाई पॉलीमर से रिलेटेड है, पॉलीमर से। द हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर्स। देखिए भाई ऑन द बेसिस ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमने पॉलीमर्स को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जैसे फाइबर्स हो गए भाई, थर्मो प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग एंड आपका भाई और कौन से रह गए, एक फाइबर्स हो गए। तो 4 प्रकार के ये बेसिकली हमारे पास पॉलीमर होते हैं। तो उनमें जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ ट्रैक्शन होती है वो थर्मोसेटिंग्स पॉलीमर में होती है, ठीक है। तो पीवीसी नॉट वेरी मच, मतलब ज्यादा इसके अंदर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन नहीं होती है। हाँ यहाँ पे अगर इनमें से देखोगे, ये नियोप्रीन तो नॉर्मल हो गया, नेचुरल रबड़ हो गया भाई, ये तो सिंपल जो है होता, कोई ज्यादा इसके इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ ट्रैक्शन ज्यादा नहीं होती है। ब्यूना एस के अंदर भी नहीं होती है। लेकिन जो नाइलॉन 6 होता है, नाइलॉन 6 कैप्रोलैक्टम, नाइलॉन 6 का जो मोनोमर होता है वो क्या होता है भाई, कैप्रोलैक्टम। तो कैप्रोलैक्टम यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग, ये थर्मोसेटिंग की कैटेगरी में आता है और यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा था कि हाईएस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताइए, तो नाइलॉन 6 इसी कैटेगरी का आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो आपको सेकंड लगा देना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड लगा देना है। चलिए भाई ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया भाई, ऐसा क्वेश्चन नेट में, आईआईटी जैम में बहुत सारे एंट्रेंस में पूछा जा चुका है। तो इसको मैं कहूंगा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। आपको एक मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है, एलिमिनेशन देन एडिशन। एलिमिनेशन एक मैकेनिज्म पढ़ाया जाता है आपको, एलिमिनेशन देन एडिशन, एलिमिनेशन देन एडिशन। और इसी में देखना भाई ये जो मैकेनिज्म होता है ना, एलिमिनेशन देन एडिशन, इसका इसी के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है, उस इंटरमीडिएट का नाम होता है बेंजाइन इंटरमीडिएट, या इसी को एक और नाम से जाना जाता है, दिस इज अराइन इंटरमीडिएट, ठीक है ना। तो ये अभी मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा भाई मैकेनिज्म, ताकि आप इसको समझ पाए। तो पहले ये देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने ये कहा कि व्हेन अराइल हलाइड, कोई भी हमारे पास अराइल हलाइड है, कहने का मतलब कुछ इस प्रकार का कोई कंपाउंड रहा होगा। तो ये यहाँ पे कुछ इस टाइप का हमारा कोई कंपाउंड रहा होगा, ठीक है। इज ट्रीटेड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑफ अमाइड आयन। तो मान लो यहाँ पे हमने इसकी रिएक्शन NaNH2, ये हो गया जी अमाइड, इन दी प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। अगर आपने इसकी रिएक्शन करवाई तो अब ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, इट इज कन्वर्टेड इनटू एनालीन। ये किस में कन्वर्ट हो गया भाई, एनालीन में कन्वर्ट हो गया। तो बोल रहे हैं भाई बताओ जब ये रिएक्शन हुई होगी तो यहाँ पे कोई ना कोई एक इंटरमीडिएट बना होगा। तो ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया भाई, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट होगा वो बेंजाइन इंटरमीडिएट होगा। और यहाँ पे देखिए इस मैकेनिज्म का नाम मैंने क्या लिखा है, एलिमिनेशन देन एडिशन, ठीक है। तो आइए इसको मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। देखिए भाई सबसे पहला स्टेप यहाँ पे जो ये होता है इसके अंदर, तो ये जब भी आपने यहाँ पे ये लिया होगा, यहाँ पे ये X हो गया, हेलोजन होगा कोई भी, एंड यहाँ पे आपका एसिडिक हाइड्रोजन रहा होगा, यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन। तो जब भी आप इसकी रिएक्शन बेस के साथ करवाएंगे तो ये वाला जो स्टेप होता है इसी को एलिमिनेशन, या इसको एलिमिनेशन मत बोलो अभी, ये तो एसिड बेस रिएक्शन होगी सबसे पहले। तो ये क्या करेगा, बेस इस एसिडिक प्रोटॉन को यहां से निकाल लेगा। ये क्या करेगा, इस एसिडिक प्रोटॉन को यहां से, तो यहाँ पे नेगेटिव बन गया भाई, यहाँ पे क्या बन गया, नेगेटिव। इसके बाद वाला स्टेप पे क्या होगा कि ये वाला अटैक करता है यहाँ पे और ये X बाहर निकलता है। तो जैसे ही अगर आप इसको देखेंगे, अब आपका ये वाला जो स्टेप था ना, यही स्टेप जो था इसी को हम एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं, इसी को हम एलिमिनेशन स्टेप बोलते हैं। आ गई बात समझ में, इसी को एलिमिनेशन स्टेप बोलेंगे। इसके बाद देखिएगा भाई यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप होता है एडिशन वाला स्टेप। यहाँ पे जो अमाइड है NH2 नेगेटिव, अब वो अटैक करता है, मान लो भाई उसने यहाँ पे अटैक किया, ये वाला बॉन्ड वापस से यहाँ पे आ जाएगा। तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो ये एडिशन स्टेप होता भाई, ये रहा, एंड यहाँ पे वापस से नेगेटिव, वो प्रोटॉन वापस से मिल जाएगा, एंड यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, वापस से एनालीन की फॉर्मेशन हो जाएगी, वापस से एनालीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये जो बना है ना, इसी को हम बेंजाइन या फिर अराइन इंटरमीडिएट बोलते हैं। और इस मैकेनिज्म का नाम क्या है, पहले एलिमिनेशन उसके बाद एडिशन, एलिमिनेशन देन एडिशन इसको जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज बेंजाइन इंटरमीडिएट। ये अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, देखते हैं क्या कहा जा रहा है। तो ये भी भाई बड़ा अच्छा बेसिक सा क्वेश्चन ही है, कोई अच्छा ज्यादा नहीं बोलेंगे। द मेजर कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग का मेजर कंट्रीब्यूटर कौन होता है? देखिए भाई लगभग 60% के करीब तो आपका CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अभी हाल में एक समिट हुआ था भाई, अगर आपने नाम सुना हो, COP26, तो उसमें मोदी जी ने बोला कि हम 2075 तक कार्बन, है ना, 2075 तक कार्बन एमिशन 0% कर देंगे, है ना। आप अगर जो थोड़ा बहुत ध्यान रखते हो तो ये रहा। उसके बाद जो नंबर आता है लगभग 20% के करीब ये होता है भाई मीथेन। तीसरे नंबर पे बारी जो आती है इसकी आती है, लगभग ये शायद जो है 20 के बाद कितना बच गया भाई ना, तो इनकी और परसेंटेज, तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूटर होता है CO2, उसके बाद होता है आपका मीथेन, उसके बाद CFSC और उसके बाद N2O, या इन दोनों में से कोई एक होता है। लेकिन मैं कहूंगा जो मेजर कंट्रीब्यूटर होता है जो कि आपका वो 60% कार्बन डाइऑक्साइड ही होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिएगा भाई कोऑर्डिनेशन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने हैं अगर ये स्केयर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है। देखिए अगर आप पीटी प्लेटिनम की बात करेंगे ना, तो यहाँ पे प्लेटिनम आता है निकल वाली कैटेगरी में, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे प्लेटिनम +2 है, तो प्लेटिनम +2 है। उसके बाद आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पे Cn नेगेटिव है, Cn नेगेटिव तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है भाई। इसके पास क्या होते हैं, D में 8 होते हैं भाई, D में 8, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 की पेयरिंग, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे ये स्केयर प्लेनर कब बना होगा, तब बना होगा जब यहाँ से ये वाला एक निकल के यहाँ से, तो यहाँ पे आएगा D, उसके बाद आएगा S और उसके बाद आएगा P, तो ये क्या बन जाएगा, DsP2, क्या आ जाएगा ये आपका DsP2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर अब आप यहां से देखेंगे, तो यहां पे बेसिकली कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो यहां पे 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर कोई पूछे कि इसका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, तो अगर 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये डायामैग्नेटिक नेचर का होगा, ये आपका डायामैग्नेटिक नेचर का होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट, यानी कि यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 0। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 130, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कोज इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी ऑफ RBC, रेड ब्लड सेल्स एंड मस्कुलर वीकनेस। तो ये सब होता है विटामिन ई की कमी से, ये सब होता है विटामिन ई की कमी से, ये वाले डिजीजेस या ये वाली जो कमजोरियां हैं वो देखने को मिलती है, मस्कुलर वीकनेस आ जाती है या फ्रैगिलिटी ऑफ RBCs इंक्रीज कर जाती है। तो इसका जो रीजन होता है दैट इज विटामिन ई इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस देखिए भाई, ये अगर आप फिर से बात करेंगे यहाँ पे, द एग्जाम्पल ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, तो देखिए भाई जितने हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन हो गया, या फिर इंसुलिन हो गया, दीज ऑल आर ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरीज में ही आते हैं। तो इंसुलिन भी हमारा ग्लोबुलर प्रोटीन होगा। मायोसिन, केराटिन, प्रोटीन्स प्रेजेंट इन हेयर, वुड एंड सिल्क, तो ये हमारे जो है बेसिकली ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, ये सब आपका ग्लोबुलर प्रोटीन की कैटेगरी में आते हैं। फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यस भाई, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। देखिए भाई, जहां पे एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो जाए, जहां पे एक कंपाउंड ही ऑक्सीडाइज हो जाए और वही रिड्यूस्ड हो जाए, एक ऑक्सीडाइज हो और वही कंपाउंड रिड्यूस हो जाए, उसी को हम DR रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, उसी को हम ये रिएक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, गाटरमान कोच रिएक्शन, तो इसका करेक्ट आंसर होता है सेकंड। यहाँ पे कानिजरो रिएक्शन के अंदर ये देखने को मिलता है। देखो भाई, बेसिकली कानिजरो रिएक्शन कौन शो करते हैं, पहले बात तो ये ध्यान रखना, कानिजरो शो कौन करते हैं, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन, वो एल्डिहाइड या फिर कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, नो अल्फा हाइड्रोजन, जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, वो आपका जो है कानिजरो रिएक्शन शो करते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर्मेल्डिहाइड हमने लिया, तो दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड। तो जब आप इसकी रिएक्शन, आपको यहाँ पे रिएजेंट मिलेगा, या तो मिलेगा 50% NaOH, या फिर दूसरा यहाँ पे मिलेगा आपका कंसंट्रेटेड NaOH, या फिर क्या मिलेगा आपका कंसंट्रेटेड NaOH।
तो क्या होता है जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो प्रोडक्ट क्या मिलता है देखिएगा, मैकेनिज्म की बात बाद में करेंगे। तो इसी का एसिड का सोल्ट, इस जो भी आपका यहां पे रहा हुआ उसी का एसिड का सोल्ट मिल जाता है। तो ये बेसिकली ऑक्सीडेशन हो रहा है और इसी का आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। इसी का आपको क्या मिलता है, अल्कोहल। तो ये बेसिकली रिडक्शन की कैटेगरी में आ जाता है। तो इसी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन हो रहा है एंड इसी कंपाउंड का रिडक्शन हो रहा है। इस रिएक्शन को बोला जाता है कानिज़रो रिएक्शन, इसीलिए ये डीआर टाइप की कैटेगरी की रिएक्शन होती है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात भाई। तो मैकेनिज्म क्या होता है, मैकेनिज्म के ऊपर फिर कभी बात करेंगे। मैकेनिज्म इज नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि डायरेक्ट आपसे इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यहां से आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आ जाएगा, कानिज़रो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई। देखिए एचटेट 2018 के पेपर में जो मुझे क्वेश्चंस देखने को मिले वो अच्छे कैटेगरी के थे, अच्छे क्वेश्चंस थे, है ना। 19 20 तो काफी इजी थे, 18 में फिर भी कुछ क्वेश्चन अच्छे पूछे गए थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई, एडिशन ऑफ Br2 टू विच ऑफ द फॉलोइंग गिव मीजो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट। समझ में आ गई बात भाई। ये कह रहा है कि हम किसके, कोई एक एक्स कंपाउंड है उसकी रिएक्शन उन्हें Br2 के साथ करवानी है। तो बताओ कि हम किसके साथ करवाएं कि हमें मीजो डाइब्रोमाइड प्रोडक्ट मिले। पहली बात तो आपको मीजो को समझना पड़ेगा। देखिए मीजो का मतलब होता है जहां पे दो कायरल सेंटर हो और पीओएस प्रेजेंट हो, जहां पे दो कायरल सेंटर। मीजो कंपाउंड क्या होते हैं भाई, मीजो कंपाउंड में आपको देखो ये दो कायरल सेंटर और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको पीओएस नजर आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पीओएस। तो ये जो कंपाउंड है दिस इज मीजो, इसको हम मीजो कंपाउंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, मीजो कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि किसके साथ रिएक्शन करवाएं। देखिए भाई सबसे पहली बात तो ये समझिएगा आप, अगर आप किसी अल्कीन के साथ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ अगर आप रिएक्शन करवाते हैं Br2 की, तो दिस इज एंटी एडिशन। ये कैसा एडिशन होता है, दिस इज एंटी एडिशन होता है, इस बात का ध्यान रखें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये बेसिकली इस टाइप का मान लो कोई है, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे CH3 लगा रखा है, यहाँ पे CH3, तो ये ट्रांस है, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये ट्रांस है। तो ये एंटी एडिशन देते हैं, मतलब Br जो जुड़ेंगे वो एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे जुड़ने चाहिए, एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे जुड़ने चाहिए। तो ये देखो इस तरीके से है। जब आप Br ऐड करवाओगे यहाँ पे तो ये आपका कुछ इस तरीके का ही दिखाई देता है। तो ये CH3 हो गया, ये CH3 हो गया। तो यहाँ पे अगर आप सिस लेते तो दोनों Br, जैसे अगर आप यहाँ पे ये ले लेते भाई, ये CH3 यहाँ पे आ गया, ये CH3 यहाँ पे आ गया और ये डबल बॉन्ड ऐसे, है ना। तो ये जब आप ये लेते हो तो Br किस तरीके से जुड़ते हैं भाई, एक Br ऊपर आ जाता, दूसरा Br नीचे आ जाता। ठीक है, ये CH3 यहीं पे है, हालांकि इसको 3D में देखना थोड़ा सा वो होगा, लेकिन आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए कि ये Br एक दूसरे के अपोजिट होते अगर आप सिस के साथ करवाते, क्योंकि ये एंटी एडिशन देगा। बट जब ट्रांस पहले ही अपोजिट है तो जो दोनों Br होंगे वो आपका एक ही, एंटी एडिशन का मतलब तो यही है ना, एक Br यहाँ पे आएगा तो दूसरा Br भी यहीं पे आएगा। एंटी एडिशन का मतलब ये होता है जब आप इसको थोड़ा सा, तो जो ट्रांस प्रोडक्ट होता है, ट्रांस प्रोडक्ट के अंदर आपको मीजो कंपाउंड देखने को मिलेगा। हाँ, अगर सिस के साथ करवाते तो कैसा आ जाता, एक Br यहाँ पे आता और एक Br यहाँ पे आता। अब ये मीजो कंपाउंड नहीं होंगे, अब ये मीजो कंपाउंड नहीं होंगे। समझ में आई बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख के बोल सकते हैं कि ट्रांस 2 ब्यूटीन, क्या आंसर आएगा, ट्रांस 2 ब्यूटीन ही आपका यहाँ पे मीजो डाइब्रोमाइड देगा। ट्रांस 2 ब्यूटीन ही आपका मीजो डाइब्रोमाइड देगा। तो सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। यहां पे बोला गया है सोडियम सोल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम, यस दिस इज डीकार्बोक्सिलेशन। ये आपका क्या होता है, बेसिकली डीकार्बोक्सिलेशन का स्टेप होता है। तो यहाँ पे हमने ये लिया भाई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O के ऊपर नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, NaOH प्लस CaO के साथ, इसी को हम सोडा लाइम बोलते हैं। तो यहां से आपका क्या मिल जाता है, आपको बेंजीन मिल जाता है। यहां से आपको क्या मिल जाता है, बेंजीन। यहां पे देखिए ये क्या हो रहा है, बेसिकली यहां से माइनस कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस स्टेप को, इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, आपका डीकार्बोक्सिलेशन। तो जब भी आप किसी एसिड के सोल्ट की रिएक्शन
NaOH और COO के साथ करवाओगे, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है और किसकी फॉर्मेशन होती है, बेंजीन की। इसी को डीकार्बोक्सिलेशन के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस भाई, ये तो मैंने एक दिन पहले भी डिस्कस किया था ओजोनोलिसिस के टाइम पे। नेम ऑफ द अल्कीन व्हिच गिव ओजोनोलिसिस ऑन एसीटोन। भाई इनमें से कौन सा ऐसा जो एसीटोन देगा? तो देखिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये लिया जी मैंने, यहाँ पे एक CH3 लगाया, एक CH3 यहाँ पे लगाया, इसी प्रकार एक CH3 यहाँ पे लगाया, एक CH3 यहाँ पे लगाया। तो ओजोनोलिसिस में हम क्या करते हैं, ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर देते हैं और दोनों जगह C डबल बॉन्ड O। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो ही आपका क्या मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। तो यही क्या होता है आपका, यही आपका एसीटोन तो है। ये क्या है, दिस इज एसीटोन। तो यहां से आप देख सकते हैं कि आपसे पूछा था कौन सी अल्कीन। तो यहां पे आप देखिएगा, अगर आप इसका नाम लिखेंगे तो यहां पे आएगा 1 2 3 4। तो ये 2 और 3 पे आपको क्या मिल रहा है, 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन। जब आप 2,3 डाई मिथाइल ब्यूट 2 इन का ओजोनोलिसिस करेंगे उस दौरान आपको यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ एसीटोन मिलेंगे। इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी हो जाएगा थर्ड वाला, इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, यस भाई ये क्वेश्चन आपका एचटेट 2019 और 18 दोनों, 19 और 20 शायद दोनों के अंदर ही पूछा गया था। बस वहां पे प्रोडक्ट रिएक्शन दे रखी थी, यहाँ पे नाम दे रखे हैं, काम तो वही है ना। तो ये कह रहा भाई बताओ इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे। अगर बेंजल्डिहाइड, बोलो भाई, ये अगर आपने प्रीवियस ईयर देखे तो वहां पे करवाया था मैंने। तो ये आपका बेंजल्डिहाइड है। अगर आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे CR2O, CrO2Cl, इसे क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। तो यहां से आपको मिल गया था क्या, सॉरी गलत, यहां ऊपर आएगा CH3, क्या आएगा ऊपर आएगा CH3, एक प्रकार से ऑक्सीडेशन, और यहां पे आपका बेंजल्डिहाइड आया था। इस रिएक्शन को इटार्ड ऑक्सीडेशन या फिर इटार्ड रिएक्शन के नाम से जाना जाता है ना। तो ये जो है आपका टोल्यूइन एंड दिस इज बेंजल्डिहाइड, ये क्रोमाइल क्लोराइड, और इस रिएक्शन एक प्रकार से ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती है और इसे हम इटार्ड रिएक्शन या इटार्ड ऑक्सीडेशन के नाम से जानते हैं। पढ़ा चुका हूं भाई, तो ज्यादा डिस्कशन करने की बात है नहीं। हाँ, ये भी बड़ा जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सोल्ट विद एनालीन यील्ड पैरा अमीनो एजो बेंजीन, ठीक है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए भाई पहले तो इस रिएक्शन को समझो, एजो रिएक्शंस क्या है। हमारे पास कोई एक, ये बेसिकली इस प्रकार से आप इसको देखिए, इस प्रकार से, तो ये हमारे पास कोई क्या हो गया, इस प्रकार से N2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसकी रिएक्शन एनालीन के साथ करवानी है भाई, है ना। इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, तो इसकी रिएक्शन हमने एनालीन के साथ करवानी है। तो बताइए कि यहां से प्रोडक्ट क्या मिलता है। पहले तो ये देखो, प्रोडक्ट तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिलता है कि यहाँ पे भाई डाई एजो लगाओगे, ठीक है, तो ये NN लग जाएगा, यहाँ पे N2, ये इस प्रकार से, एंड यहाँ पे पैरा पोजिशन पे क्या होता है NH2, पैरा पोजिशन पे NH2। तो इसको क्या बोला है, पैरा अमीनो डाइजोबेंजीन, पैरा अमीनो एजोबेंजीन। ये बोल रहा है कि ये किस टाइप का मैकेनिज्म है। देखिए क्या ये कोई एडिशन है। देखिए बेसिकली हो क्या रहा, अगर आप इसको समझेंगे तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या है, कोई प्रोटॉन रहा होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि इसने यहाँ पे अटैक किया होगा और यहाँ से कोई चीज बाहर निकली होगी। किसने अटैक किया, N2 पॉजिटिव ने। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव यानी किसी दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो ये एडिशन रिएक्शन है, नहीं जी, ये कोई एडिशन रिएक्शन नहीं होती। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो कहाँ है, न्यूक्लियोफाइल तो है ही नहीं कहीं पे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन भी है, हाँ ये जरूर है कि दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दोबारा से देखिए कैसे कह रहा हूं मैं भाई, ये जो आपको नजर आ रहा है ना N2 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा भाई यहाँ पे, और यहाँ से ये H पॉजिटिव दूसरा इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलेगा। तो बेसिकली एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। द मेन प्रोडक्ट ऑफ रिडक्शन ऑफ नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रोबेंजीन ले लो भाई और उसका रिडक्शन करवा दो फटाफट से। तो ये लिया जी हमने हमारा नाइट्रोबेंजीन NO2, और जब आप इसका रिडक्शन करवाएंगे इन the main product of the reduction of nitrobenzene in neutral solution with zinc dust and ammonium chloride, यानी कि आपने इसकी रिएक्शन जिंक एंड अमोनियम क्लोराइड के साथ करवानी है। तो बताइए कि क्या मिलेगा। तो देखिए यहां से जो प्रोडक्ट मिलता है दैट इज एन, देखो इसमें जो एन डबल बॉन्ड ओ नजर आ रहा है, यहां पे भी एच लगा दो, एन डबल बॉन्ड ये मिलता भाई। इसी को क्या नाम से जाना जाता है, दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्सी अमीन। क्या बोलते हैं इसे, फिनाइल हाइड्रोक्सी, फिनाइल है ना, दिस इज फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। कुछ इस टाइप का ही ये प्रोडक्ट मिलता है भाई, ठीक है ना। तो कुछ इस टाइप का ही ये प्रोडक्ट मिलता है। हो सकता है कि बनाने में थोड़ी सी गलती हो गई हो, जहां तक मुझे लग रहा है कि यही होता है, जहां तक लग रहा है यही होगा। तो दिस इज फिनाइल, एनालीन नहीं बन सकता, ठीक है, एजोबेंजीन नहीं बन सकता, एजोक्सीबेंजीन नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आंसर आएगा फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन। फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। देखिए ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी बना दिया गया है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट, ठीक है जी, हीटेड विद एक्वस सोडियम नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर, क्या मिलेगा। देखिए भाई ध्यान से समझिएगा कि बहुत सारे बच्चे इसका आंसर फ्लोरो लगाते हैं, फ्लोरोबेंजीन, बट फ्लोरोबेंजीन नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा देखिए, तो ये कह रहा है, पहले ही देख लो क्या कह रहा है, बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट है। तो ये बेंजीन हो गया, ये डाइजोनियम हो गया N2 पॉजिटिव, एंड यहां पे कह रहा है फ्लोरोबोरेट ना, फ्लोरोबोरेट इस टाइप से कुछ होता है, इसके ऊपर नेगेटिव। इसकी रिएक्शन आपने करवानी किसके साथ, NaNO3 के साथ। तो जब और हीट करना है, तो जब आप इसको हीट करते हैं तो यहां से आपका पहले तो देखो, पहले ये वाला जो प्रोडक्ट है ये कन्वर्ट हो जाता है फ्लोरोबेंजीन के अंदर, ध्यान रखना भाई, पहले ये किसके अंदर हो जाता है, फ्लोरोबेंजीन के अंदर कन्वर्ट। और उसके बाद अगर ये वाला दे रखा है यहाँ पे अगेन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली नाइट्रोबेंजीन के अंदर। फाइनली ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जहां पे फ्लोरो है वहां पे क्या लगेगा ये। तो इसका जो आंसर आएगा करेक्ट, दैट इज फ्लोरोबेंजीन, दैट इज नाइट्रोबेंजीन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले फ्लोरो ही होगा, लेकिन उसके बाद अगर ये यहाँ पे प्रेजेंट रहा तो ये फाइनली इसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रोबेंजीन के अंदर। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा इसको भी आपका। पोटासियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड ऑन हीटिंग विद अल्काइल हैलाइड गिव एन अल्काइल थैलामाइड, इट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन। तो ये किस टाइप की रिएक्शंस होती है। तो भाई अगर आप बात करेंगे, दिस इज अ टाइप ऑफ SN2 रिएक्शन, यह आपका SN2 टाइप का मैकेनिज्म होता है। तो यहाँ पे पोटासियम सोल्ट ऑफ थैलामाइड, अगर हम बात करें भाई, थोड़ा सा मैं अगर आपको बना के दिखाऊं, मान लो भाई थैलामाइड किस तरीके से होगा, कुछ इस टाइप से, यहाँ पे कुछ इस टाइप से होता है आपका ये थैलामाइड, यहाँ पे कुछ भी लगा लीजिए कुछ इस टाइप से, तो ये थैलामाइड है। जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हैं अल्काइल हैलाइड RX के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये वाला यहाँ पे अटैक करेगा और ये बाहर निकल जाएगा यहाँ से। जैसे ही बाहर निकलेगा किसकी फॉर्मेशन होती है, N अल्काइल, है ना, किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, यहाँ पे R लग जाएगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा भाई, R। तो इसी को हम, ये देख लेना भाई पूरा, इसी को हम क्या बोलेंगे, इसी को हम बोलेंगे N अल्काइल थैलामाइड, N अल्काइल थैलामाइड। तो दिस इज टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, और उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ये SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। उस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी ये आपका SN2 टाइप की रिएक्शन होती है। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। चलिए भाई स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर आप बात करोगे तो ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज हाई पोटेंसी स्वीटनर, तो इसका आंसर आएगा दिस। तो ये 2000 टाइम्स होती है एज कंपेयर टू केन शुगर, है ना, केन शुगर के 2000 टाइम्स होती है एलिटामेइन। ये भी मैंने आपको पढ़ाया हुआ है एस्टेट 2020 या 2019 में एस्पार्टेम, लेकिन ये इतनी ज्यादा हाई क्वालिटी की नहीं होती केन शुगर के, लेकिन ये 2000 टाइम्स जरूर होती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एलिटैम इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट।
यस, दिस इज टाइप ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो ये प्रोडक्ट बताओ भाई क्या बनेगा। अल्कोहलिक KOH है, अल्कोहलिक KOH का मतलब समझ गए कि दिस इज एलिमिनेशन, E2 रिएक्शन होगी। तो यहाँ पे देखिए पहला देखो दो चीजें होती हैं, बेस क्या करेगा, एसिडिक प्रोटॉन को यहां से भी निकाल सकता है, और दूसरा मैं ब्लू कलर से दिखा देता हूं, यहां से भी निकाल सकता है। अब यहां से निकाले तो ये वाला यहां अटैक करे और Br निकाले, तो एक पॉसिबिलिटी कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए और दूसरी पॉसिबिलिटी कि यहां पे डबल बॉन्ड आ जाए। तो कहां पे डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज होगा, तो जहां पे भी डबल बॉन्ड ज्यादा स्टेबलाइज होगा वहीं पे आपको लगाना है। तो सभी को पता होगा कि यहां पे देखिए इस डबल बॉन्ड के पास 3 और 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 5 अल्फा हाइड्रोजन है, जबकि इसके पास तो सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, इसका मतलब कौन से वाला अल्कीन ज्यादा स्टेबल है, ये वाला, इसलिए यही इसका मेजर प्रोडक्ट भी होता है, यही इसका मेजर प्रोडक्ट भी होता है। तो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट, ये भी काफी बढ़िया क्वेश्चन है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। Which of the following is correct order of the wavelength of absorption in the visible region? तो देखिए आपको यहाँ पे चेक करना है डेल्टा O यानी कि एनर्जी। अगर आप यहाँ पे डेल्टा O चेक करते हैं तो दिस इज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसी को बोल देते हैं। तो ये जितनी, तो ये एक एनर्जी ही होती है और हमें पता है एनर्जी hc/लैम्डा। तो अगर ये ज्यादा होगी तो पक्का ही वेवलेंथ कम होगी। तो इसकी वैल्यू पता लगती है कहां से, फील्ड स्ट्रेंथ से। यहाँ पे लिगेंड देखिए भाई, यहाँ पे एक NO2 लगा हुआ है, दूसरा अमोनिया और तीसरा वाटर। देखिए जो नाइट्रोजन डोनर होते हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, उनकी डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा होती है। तो अगर आप यहाँ पे फील्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो सबसे ज्यादा फील्ड स्ट्रेंथ इन तीनों में से होती है NO2 की, फिर अमोनिया की और फिर किसकी, वाटर की। यानी कि वाटर का डेल्टा O सबसे कम है। अगर इसकी एनर्जी सबसे कम है तो इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर ये आपका सबसे ज्यादा है तो ये आपका सबसे कम हो जाएगी। आ रही है ना बात समझ में? तो इस केस में देखिएगा आप, तो NO2 के केस में एनर्जी सबसे ज्यादा होती है तो आपकी इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। तो ऐसा आपको सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऐसा आपको सेकंड ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये, उसके बाद ये और उसके बाद ये वेवलेंथ आपसे पूछी थी, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सेकंड आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी से पूछा गया था। ठीक है, ये कह रहा है Ce3 पॉजिटिव एंड Yb3 पॉजिटिव सो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट करेक्ट रीजन, इनमें से कौन सा रीजन करेक्ट नहीं है? तो सबसे पहली बात तो यहां पे ये की जा रही है कि ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4f टू 5d। तो ये बात ठीक होती है कि यहाँ पे जो ट्रांजिशन है वो 4f से 5d के अंदर होता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे बोला है कि डेल्टा L की वैल्यू 1 है, बिल्कुल सही है भाई। देखिए अगर आप 4f की बात करेंगे तो f के लिए जो L की वैल्यू होती है वो 4 और d के लिए जो 3 होती है सॉरी, और इसके लिए 2, तो इनका डिफरेंस कितना आ गया 1। तो ये भी ठीक है, अगर पहले वाली बात ठीक है तो दूसरी भी ठीक है, ठीक है। और f एंड d पिक्स आर ब्रॉड, ये भी सही है क्योंकि f और d का ही है। तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही है, पहली भी, दूसरी भी और फोर्थ भी। लेकिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा तीसरा, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयंस इज डिफिकल्ट देन अदर आयंस। ऐसा नहीं होता है भाई, ऐसा नहीं होता, जब भी तो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन की पिक्स देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो इसलिए थर्ड इज दी डिफिकल्ट नहीं होता, अदर आयंस के कंपैरिजन में इजी होता है, इसको आप ऐसे समझिएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर तीसरा आ जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। यस, तो ये भाई काफी इजी सा क्वेश्चन होता है, ऑलरेडी आपको पढ़ाया जाता है डीएनए आरएनए के अंदर। एक तो आप सभी को पता होगा कि भाई फॉस्फेट्स वगैरह काफी चीजें प्रेजेंट होती हैं। द शुगर मोइटी प्रेजेंट इन डीएनए, है ना, तो इसका नाम होता है डीऑक्सी न्यूक्लियो, भाई मैं भी भूल गया क्या नाम है, डीएनए की फुल फॉर्म भी भूल गया मैं, ठीक है, कोई बात नहीं भाई। डीएनए की फुल फॉर्म आप सभी को पता होगी, है ना, डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, पता नहीं भाई कैसे है, मैं एकदम से ध्यान नहीं आ रही है तो मैं नहीं बता सकता। हाँ ये जरूर है कि यहाँ पे बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज प्रेजेंट होता है। जो शुगर मोइटी होती है वहां पे क्या प्रेजेंट होता है, बीटा डी 2 डीऑक्सी राइबोज। कुछ भी समझाने का नहीं है, बताने का है, वो मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ये थोड़ा सा भाई बढ़िया और ट्रिकी क्वेश्चन मैं कहूंगा अपने आप में। इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएजेंट सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट
देखिए भाई जो सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट है दिस इज यूज्ड इन फैलिंग्स सॉल्यूशन। अब यहाँ पे भाई ठीक है, टोलेंस एंड बेयर्स तो हटा देंगे, अब फैलिंग्स भी दो दे रखे, तो ये फैलिंग्स बी टाइप का होता है भाई। फैलिंग्स बी टाइप के अंदर आपको सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट देखने को मिलता है। फैलिंग्स बी टाइप में आपको सोडियम पोटासियम टार्ट्रेट देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट। ये भाई ये भी अपने आप में बहुत ही बढ़िया मैकेनिज्म में, कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दूं। Which of the following statement is correct for SNI mechanism? तो इस ये SNI mechanism होता क्या है समझिएगा भाई। यहाँ पे कुछ मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि इस टाइप की कोई ये अल्कोहल हमने ले लिया, हाइड्रोजन, यहाँ पे चाहे CH3 लगा लो, इसकी रिएक्शन करवाई जाती है S डबल बॉन्ड O Cl एंड Cl के साथ। तो ये एक परफेक्ट एग्जांपल है SNI का। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या होता है भाई, ये वाला यहाँ पे अटैक करता है, ठीक है, यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकल जाता है ना, यहाँ से एक क्लोरीन बाहर निकलेगा या क्या होगा भाई, तो इस प्रकार से एक क्लोरीन को चाहे आप बाहर SOCl2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये होगा, तो ये O, यहाँ पे ये डबल बॉन्ड O एंड यहाँ पे आपका ये क्लोरीन, उसके बाद ये C6H6, उसके बाद हाइड्रोजन, उसके बाद ये, उसके बाद क्या होता है, अगर अब आप यहां से देखेंगे, यहां से ये वाला जो क्लोरीन है वो यहां पे अटैक करता है और ये SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है, ये SO2 की फॉर्म में बाहर निकल जाता है। तो फाइनल प्रोडक्ट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्लोरीन लग जाता है, हाइड्रोजन, एंड यहाँ पे भी CH3 लगा दो एंड यहाँ पे C6H5 लगा दो। तो ये स्टेप है कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना, ये कुछ इस प्रकार से होता है। तो इनमें से देखो कौन सा है। फर्स्ट स्टेप इज डिसोसिएशन इनटू एन एंटीमेट आयन पेयर। द सेकेंड स्टेप द लिविंग ग्रुप अटैक्स फ्रॉम बैक साइड। ऐसा कुछ नहीं होता भाई, पहले स्टेप में ये जो लिविंग ग्रुप है यहां से लीव कर जाता है। देयर इज इन्वर्जन, रिटेंशन होता है भाई, कॉन्फ़िगरेशन वैसी की वैसी मेंटेन रहती है, रिटेंशन होता है, ये तो पक्का ही नहीं होगा। द एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल अटैक द सबस्ट्रेट, तो बाहर से कोई न्यूक्लियोफाइल थोड़ी नहीं अटैक कर रहा है, ये तो अंदर से ही न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, तो ये भी हटा दो। अब इन दोनों में देखो, इन सेकेंड स्टेप द लिविंग ग्रुप अटैक फ्रॉम बैक साइड। तो देखो अगर आप बात करोगे सेकंड स्टेप में लिविंग ग्रुप बैक साइड से, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो इसका आंसर करेक्ट जो एचटेट की फाइनल ऑफिशियल आंसर की में दिया गया था, दैट इज फर्स्ट, ए इज द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा बहुत मैंने आइडिया दे दिया भाई SNI का, इंटरमोलिकुलर इंटरनल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये क्वेश्चन भाई मैंने आपको करवाया था, पता नहीं एचटेट 2020 का था या 19 का, पहला ही क्वेश्चन मैंने आपको ये करवाया था, किसी न किसी पेपर का जाके चेक कीजिएगा। तो इसमें मैंने यही बताया था भाई, सबसे पहला स्टेप क्या होता है, यहाँ पे डबल बॉन्ड एंड यहाँ पे आपका OH लग जाता है ना, या वाटर का OH यहाँ पे लग जाता है। उसके बाद ये आपकी कौन सी फॉर्म होती है, इनोल, इसको फाइनली हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं भाई, कीटो के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। किसके अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, कीटो के अंदर। कीटो इनोल टोटोमेरिज्म आपने नाम सुना होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा। इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा तीसरा। उसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। Which of the following statement is correct for NMR spectrum of isopropyl? तो ये रहा जी आपका CH3 एंड ये रहा CH3, दिस इज आइसोप्रोपाइल एंड यहाँ पे बोला कि ब्रोमाइड, ठीक है, यहाँ पे बोला कि ब्रोमाइड, तो दिस इज आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। तो देखिए यहाँ पे आपको दो टाइप के सिग्नल देखने को मिलेंगे, एक ये वाला प्रोटॉन देगा और दूसरा ये वाले देंगे, दो मतलब 6, ये जो 6 प्रोटॉन है ये एक टाइप का सिग्नल देंगे और ये जो एक प्रोटॉन है ये एक टाइप का सिग्नल देगा, दो सिग्नल आएंगे। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। एब्जॉर्प्शन बाय 6 मिथाइल प्रोटॉन अपीयर्स अपफील्ड, तो क्या ये अपफील्ड में दिखाई देंगे, ठीक है, अभी देखते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ लोन प्रोटॉन, अलोन प्रोटॉन आना चाहिए, लोन लिख लो कोई बात नहीं है, अपीयर्स अपफील्ड। एब्जॉर्प्शन ऑफ लोन प्रोटॉन स्प्लिट्स इनटू क्वार्ट्रेट, देखिए ये कह रहा है कि क्या क्वार्ट्रेट में होगा ना भाई, देखिए इस कार्बन के ऊपर तो 0 हाइड्रोजन है, तो ये सिंगलेट में आपका जो है स्प्लिट होगा, तो ये बिल्कुल गलत हो गया यहाँ से। एब्जॉर्प्शन ऑफ 6 मिथाइल प्रोटीन इनटू क्वार्ट्रेट, तो ये भी गलत है क्योंकि यहाँ इस कार्बन के ऊपर एक हाइड्रोजन, तो ये डुप्लेट में जाएंगे, तो ये क्वार्ट्रेट में नहीं जाने वाले, ये दोनों तो हटा दो भाई। उसके बाद देखिए ये जो Br लगा हुआ है ये इस कार्बन के पास लगा हुआ है, ये Br इस कार्बन, और इस कार्बन पे जो प्रोटॉन है इस Br का -I इफेक्ट लगेगा। अगर -I इफेक्ट लगेगा तो इस प्रोटॉन को ये डीसिल्डेड कर देगा,
इस प्रोटॉन को ये क्या कर देगा, डीसिल्डेड कर देगा। तो डीसिल्डेड का मतलब इसको डाउन फील्ड करेगा, अप फील्ड नहीं, इसको डाउन फील्ड करेगा। बेसिकली क्या करेगा भाई, डाउन फील्ड करेगा। तो इसका इसके ऊपर माइनस आई ज्यादा लगेगा, इनके ये तो काफी दूर हो गए, तो इसकी वजह से ये आपका अप फील्ड में ही आ जाएंगे भाई। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर, फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आ जाएगा दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अब आइए भाई हम बात करते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है। इस पैटर्न का भी क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है एचटेट के अंदर। विच ऑफ द फ्लोइंग इज बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक्स। यहां पे ध्यान से देखिएगा, बैक्टीरियोस्टैटिक्स की बात की गई है। जो पहले क्वेश्चन आया था वो थोड़ा सा अलग था, है ना, वो अलग था भाई। जो एक और जिसमें मैंने आपको ये वाला सेकंड आंसर बताया था ओफ्लोक्सिन, वो अलग था। एंड दिस इज यूनिक, ये अपने आप में अलग है। वो शायद मुझे ध्यान नहीं कि एग्जैक्ट क्या था, बैक्टीरियो कुछ करके था। इसका जो आंसर है वो ए आ जाएगा भाई। इसका जो आंसर है दैट इज फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो लो जी भाई, मैंने आपको पढ़ा दिए हम पूरे। देखिए अगर आप एचटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑफिशियल वेबसाइट पे अगर आप जाएंगे तो आपको 3 पेपर मिलेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिलेगा 2020 का, वो मैंने आपको पूरा कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। उसके बाद 19 वो मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया है, और 2018 वो मैंने कंप्लीट सोल्व करवा दिया है। तो ये 3 पेपर भाई जो लास्ट ईयर में, लास्ट 3 इयर्स में हुए, ये तीनों का कंप्लीट सॉल्यूशन जैमकैम यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। ऐप के अंदर भी अपलोड करवा देंगे जिन बच्चों ने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है। और जो बच्चे चाहते हैं कि भाई उनका एंट्रेंस 5, 6, 10, 15 नंबर से ना रुके, तो उनको जो हमारी ये टेस्ट सीरीज है 999 वाली, एचटेट वाले बच्चों को स्पेशली, तो उनको ये पक्का ही ज्वाइन करनी चाहिए। आपके पक्का ही यहाँ पे नंबर पॉजिटिव होने वाले हैं। विद सॉल्यूशन आपको यहाँ पे 35 टेस्ट मिल रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही बेहतरीन भूमिका निभाने वाला है, ठीक है। तो ये थी, अगर मुझे 2017 का पेपर मिलेगा, हालांकि मेरे हिसाब से 3 इयर्स के मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है, ये 3 इयर्स के ही अच्छे कर लीजिए। अगर मुझे 2017 का पेपर मिला, क्योंकि देखिए भाई मैं देखता हूँ ऑफिशियल वेबसाइट, तो मुझे ये तीनों मिल गए थे, इसलिए मैंने सोल्व करवा दिए। 2017 का वहां पे अवेलेबल नहीं था, मैं कहीं से ढूंढूंगा। अगर मुझे 2017 का पेपर मिल जाता है तो कोशिश करेंगे कि मैं उसको भी सोल्व करवा दूं, लेकिन ये 3 साल के तो आप इजिली कर लीजिएगा, ठीक है। तो भाई होप कि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा होगा। तो भैया आपकी बस इतनी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ा सा लगे कि हाँ बच्चे देखना चाहते हैं, बच्चे जुड़ना चाहते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे भाई, जैसे DSSB के पीजीटी केमिस्ट्री का पेपर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम जो है KVS NVS, अगर आपके पास भी कोई पेपर अवेलेबल है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पे प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि भाई वो ऑफिशियल होने चाहिए। ऐसे ना हो कि भाई वैसे किसी ने मॉडल टेस्ट पेपर बना रखे हो। तो ऑफिशियल पेपर अगर हो तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो भी आपको सोल्व करवा दूं, ठीक है, वो भी सोल्व करवा दें। तो भाई ये थी हमारी ये वीडियो, होप कि आपको पसंद आ रही होंगी चीजें। वही अगेन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।